हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संबोधि सिविल सर्विसेज पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग संबोधि सिविल सर्विसेज पे कंप्लीट कर रहे हैं आर एस शर्मा सर की एंशिएंट हिस्ट्री की किताब। लास्ट क्लास में हमने जब बात करी थी तो हमने बात करी थी नगरीकरण की। हमने बात करी थी कि नगरीकरण के बाद कैसे भारत पे यूनान की तरफ से अटैक हो रहे थे। लगातार उन अटैकों के बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने बात करी थी सबसे स्ट्रॉन्ग और पहले एकीकृत साम्राज्य के बारे में, जहां पे हमने बात करी थी चंद्रगुप्त के बारे में, चाणक्य के बारे में और अशोक के धम्म के बारे में, उनकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में। और हमने आखिरी में जाते जाते ये भी समझने की कोशिश करी थी कि कैसे मगध का ये गुप्त साम्राज्य, जो इतना एक स्ट्रॉन्ग साम्राज्य था, उसका पतन कैसे शुरू हुआ। आज की जो कहानी है वो हमें शुरू करनी है कि सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड द इंडो ग्रीक्स, मध्य एशियाई संपर्क और इंडो यूनानी। बार बार हम एक चीज देख रहे हैं कि इंडिया पे अटैक हो रहे हैं। कहां से? यूनान की तरफ से। कहां से अटैक हो रहे हैं? ग्रीक की तरफ से। तो हम देखेंगे कि जब ये अटैक हो रहे हैं, इसके बाद क्या प्रभाव पड़े इन अटैकों के, कौन कौन से नए राज्य, नए साम्राज्य भारत में उभर के आएंगे, मगध में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग रूलर यहां से निकल के आएंगे। और स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। चलिए शुरू करते हैं। और ये कहानी होगी मौर्यस के बाद की। तो इसे जनरली इस तौर पे भी देखा जा सकता है ये कौन सा पीरियड है, पोस्ट मौर्यन पीरियड भी इसे कहा जा सकता है। नई नई डायनेस्टीज के बारे में हम देखेंगे जो भारत में यहाँ पे पैदा होंगी। समझते सबसे पहले मौर्योत्तर राजनीतिक परिदृश्य के बारे में कि उस समय का, जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया, मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया है, मौर्य साम्राज्य के बाद किस तरह से भारत में राजनीतिक परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। 200 बीसी के आसपास शुरू हुआ ये पीरियड मौर्य जैसे लार्ज एम्पायर का विटनेस नहीं बना। तो मौर्यस के बाद बहुत समय तक आपको देखने को मिलेगा कि कोई बहुत बड़ा लार्ज रूलर या बहुत बड़ी डायनेस्टी का रूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया तथा डेक्कन में शुंगा, कानवास और सातवाहन जैसे नेटिव रूलर्स ने मौर्यस का स्थान लिया। अब जो मौर्यस थे ये लोग यहाँ पे क्या बन गए? एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। कोई स्ट्रांग रूलर नहीं है। और हमने ये भी देखा था कि भाई बाकी बचे हुए भारत में भी एक बड़े हिस्से में, हिंदू कुश से लेकर कर्नाटक में, मौर्यस ने क्या किया होता है, अपने वाइस रॉयस को अपॉइंट किया हुआ था। अभी जब यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कोई स्ट्रांग रूलर नहीं है, तो वॉइस रॉय भी क्या नहीं रह पाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि कुछ नई डायनेस्टी और नेटिव रूलर जैसे शुंगास, कानवास और सातवाहन, ये रूलर्स, ये जो नेटिव रूलर्स हैं, ये स्ट्रांग धीमे धीमे होते हुए चले जाएंगे। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मैंने आपको तब भी बताया था जब हम लोग अशोक पढ़ रहे थे कि ये वाला इलाका, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो इलाका, इसकी अहमियत क्या है कि हिंदू कुश पहाड़ी से ये ग्रीक को, ईरान को अगर एंटर होना है तो इसी इलाके से एंटर होगा। अब अगर मगध में कोई स्ट्रांग रूलर नहीं है तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर भी क्या हो जाएगा? इनसिक्योर हो जाएगा। यहां सेंट्रल एशिया के कई रूलिंग डायनेस्टी ने सक्सीड किया, जिनमें कुषाण सबसे ज्यादा फेमस हुए। तो ये वाला इलाका जो हमारा इलाका था, जो अफगानिस्तान वाला इलाका, पाकिस्तान वाला इलाका, यहाँ पे कौन लोग आ गए? यहाँ पे आ गए कुषाण। तो आगे साहब कुषाण लोग आ गए और कुषाण लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया? अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। द बिगिनिंग ऑफ इन्वेजन। अब इन आक्रमणों की शुरुआत कहां से होती है और कैसे होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 200 बीसी में के आसपास इन आक्रमणों की शुरुआत होती है। और ये आक्रमण कहां से हो रहे हैं? ये आक्रमण हो रहे हैं साहब ग्रीक से अगर भारत तक आपको पहुंचना है तो कौन सी माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करना पड़ेगा? आपको क्रॉस करना पड़ेगा हिंदू कुश को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो हिंदू कुश को क्रॉस करके सबसे पहले भारत में आने वाले लोग कौन थे? सबसे पहले जो भारत में आए वो थे ग्रीक्स। ये ग्रीक बैक्ट्रिया या बलिका पे शासन करते थे, जो ऑक्सस रिवर के दक्षिण में नॉर्थ अफगानिस्तान में स्थित था। तो ओरिजिनली कहां पे रह रहे थे ये? नॉर्थ अफगानिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे?
ऑक्सस नदी के किनारे। और इन्होंने इस राज्य का नाम क्या था, बैक्ट्रिया इस राज्य का नाम था। तो बैक्ट्रिया राज्य से इन ग्रीक ने किसको क्रॉस किया, हिंदू कुश को क्रॉस करके ये लोग कहां पे पहुंचे, ये लोग पहुंचे साहब भारत में। कहां पहुंचे, भारत में पहुंचे। क्यों, क्योंकि सबको पता था कि भारत में कितनी वेल्थ है। और ये भी पता चल गया था कि अब जो गुप्त साम्राज्य है, चंद्रगुप्त वाला जो साम्राज्य, वो नहीं रहा है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आक्रमणों का कारण, सेल्यूसिड की कमजोरी। तो वहां पे परिस्थिति क्या बनी कि बाहर आक्रमण करना पड़ा, इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। इन्वेजन का एक इंपॉर्टेंट कॉज क्या था, सेल्यूसिड एम्पायर की वीकनेस थी, कमजोरी थी। तो यहां पे कौन सा साम्राज्य रूल कर रहा था, ऑक्सस रिवर के पास, ऑक्सस रिवर के पास जो साम्राज्य था उसका नाम क्या था, सेल्यूसिड साम्राज्य। कैसा साम्राज्य, कमजोर साम्राज्य है। सेल्यूसिड एम्पायर बैक्ट्रिया और पर्थिया, पर्थिया जो ईरान वाला इलाका है के एडजॉइनिंग एरियाज में स्टैब्लिश था। तो भारत के बिल्कुल पास में आपको कौन सा साम्राज्य देखा, सेल्यूसिड साम्राज्य देखने को मिल रहा है। सीथियन जो जनजाति थी के ग्रोइंग प्रेशर के कारण बाद में ग्रीक रूलर्स एक क्षेत्र में पावर बनाए रखने में क्या रहे, असमर्थ रहे। और जब पावर असमर्थ रहे, अब हुआ ये कि ऑक्सस रिवर के पास वाला जो इलाका है, यहाँ पे एक नई जनजाति उभर रही है और उस जनजाति का नाम क्या है, उस जनजाति का नाम है साहब सीथियन जनजाति। और सीथियन जनजाति किन लोगों को परेशान करने लगी है, इन ग्रीक जो रूलर्स हैं इनको परेशान करना शुरू कर दिया है। जो कहां पे रूल कर रहे हैं, पर्थिया में रूल कर रहे हैं और नॉर्दर्न अफगानिस्तान में रूल कर रहे हैं, बैक्ट्रिया में रूल कर रहे हैं। अब ये साम्राज्य धीमे धीमे कमजोर होना शुरू होगा, तो यहाँ के लोग क्या करना शुरू करेंगे, माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, मूव करना ये लोग शुरू कर देंगे। और इनको सबसे पास में क्या दिखेगा, भारत इनको दिखेगा। द रोल ऑफ सीथियन प्रेशर, अब देखते हैं वो सीथियन जो जनजाति है वो कैसे प्रेशर कर रही है और उस प्रेशर का क्या रोल पड़ा इस पूरी चीज में। तो चाइनीज वॉल के कंस्ट्रक्शन के कारण सीथियंस को चाइनीज बॉर्डर में पुश बैक, पीछे धकेल दिया। भाई चाइना ने तो क्या कर दिया, अपना बॉर्डर बना लिया। अब चाइना ने जब बॉर्डर बना लिया तो जो सीथियन जनजाति है कहां पे एंटर नहीं कर पा रही है, चाइना में तो एंटर नहीं कर पा रही है। चाइना तो क्या हो गया भाई, पूरी तरीके से सिक्योर हो गया है। वे नेबरिंग ग्रीक्स और पर्थियंस की ओर मुड़ गए, जिससे बैक्ट्रियन ग्रीक्स को इंडिया पर इन्वेड करने के लिए फोर्स होना पड़ा। अब चाइना में नहीं जा पा रही, चाइना के पास में देखा इन्होंने, क्या दिख रहा था इनको, ग्रीक दिख रहा था, पर्थिया दिख रहा था, ईरान इन्हें दिख रहा था। तो इन्होंने सीथियंस लोगों ने कहां पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, ग्रीक पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। क्या अगर भारत के पास भी इस तरह की कोई वॉल होती तो भारत में एंटर नहीं कर पाते, बट चूंकि भारत का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया कैसा था, फ्रेगमेंटेड है, अशोक के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रूलर तो है नहीं, तो ये आसानी से ग्रीक लोग कहां पे एंटर हो गए, ये एंटर हो गए सब इंडिया में। इंडिया में एंटर करने के लिए इनको क्या करना पड़ा, केवल एक पहाड़ को क्रॉस करना पड़ा, उस पहाड़ का नाम था हिंदू कुश। हिंदू कुश की पहाड़ी को क्रॉस करके कहां पे आ गए, इंडिया में आ गए। अशोक के सक्सेसर्स ने इन फॉरेन इन्वेजन की टाइड को रोकने के लिए कैसे थे, वो काफी कमजोर थे। तो अशोक के बाद कोई इतना स्ट्रांग रूलर हुआ भी नहीं। लास्ट में तो हमने देखा था जो ब्रदर था उसको तो उनके ही सेनापति ने क्या कर दिया था, मार दिया था। तो बहुत ही वीक सक्सेसर मिले अशोक के बाद, किसको, मगध को। अगर मगध को भी अशोक जैसे सक्सेसर और मिल जाते तो हो सकता है कि ये ग्रीक्स कहां पे एंटर नहीं कर पाते, इंडिया में एंटर नहीं कर पाते। और यहां से कहानी शुरू होती है किसकी, इंडो यूनान की, इंडो ग्रीक्स की कहानी यहां से शुरू होती है। इंडिया पर इन्वेड करने वाले पहले ग्रीक्स को इंडो ग्रीक्स या इंडो बैक्ट्रियंस कहा जाता है। क्यों बैक्ट्रियंस कह रहे हैं, क्योंकि जिस साम्राज्य में शासन किया करते थे वो कौन सी जगह थी, बैक्ट्रिया जगह थी। तो जो सबसे पहले भारत में आ रहे हैं ग्रीक लोग, उन्हें क्या कहा जा रहा है साहब, उन्हें कहा जा रहा है इंडो ग्रीक्स या इंडो बैक्ट्रियास कहा जा रहा है। सेकेंड सेंचुरी बीसी शुरुआत में इंडो ग्रीक्स ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के एक लार्ज पार्ट को क्या कर लिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अगर आएंगे तो यही वाला इलाका पड़ेगा, इस इलाके को कब्जाना सबसे ज्यादा आसान है। तो यहीं पे आप देखोगे जो कौन सी सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास, यहां पे आपको इंडो ग्रीक्स देखने को मिलेंगे। यह एरिया अलेक्जेंडर द कॉन्क्वर्ड किए गए एरिया से मच लार्जर था। तो अलेक्जेंडर ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया था वो इसके मुकाबले काफी छोटा था। इसका मतलब जो भारत का वो इलाका जो अलेक्जेंडर ने ऑक्यूपाई किया था उससे भी ज्यादा बड़े इलाके पे अब कौन फैल चुके हैं, इंडो ग्रीक्स फैल चुके हैं। और इसका रूलर क्या है, एक इसका कारण यह है कि अब यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर इंडिया में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अशोक के बाद सक्सेसर कैसे होने लगे, वीक होना शुरू हो गए।
इंडो ग्रीक्स पेनिट्रेशन इन इंडिया, भारत में इंडो यूनानी घुसपैठ। आप देख रहे हो कि पाटलिपुत्र का एक किला, पाटलिपुत्र के किले के बाद आपको कौन देखने को मिल रहा है, ग्रीक सेना का एक जवान आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये लोग कहां तक पहुंच गए, इंडो ग्रीक्स आते आते इंडिया में इतने अंदर तक पहुंच गए कि पाटलिपुत्र जो सबसे सेफ शहर था, वहां तक की सीमा किसके लिए दूर नहीं रही, इन ग्रीक्स के लिए दूर नहीं रही। ये माना जाता है कि इंडो ग्रीक्स अयोध्या और पाटलिपुत्र तक आगे बढ़ चुके थे, आगे बढ़े ये लोग। हालांकि ग्रीक्स भारत में यूनाइटेड रूल, एकजुट शासन स्थापित करने में विफल रहे। अच्छा, एकजुट शासन की जब भी बात होगी तो आपको किसकी बात याद करनी है, आपको कहानी याद आनी किसकी साहब, चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त ने सबसे अच्छा काम यही तो किया था कि उसने क्या कर दिया था, पूरे इंडिया को यूनिफाइड कर दिया था। और उस समय इंडिया का मतलब क्या था, उस समय इंडिया का मतलब था, या गुप्त साम्राज्य का मतलब था, सब हिंदू कुश की पहाड़ी से लेके नीचे कर्नाटक तक, नीचे कर्नाटका तक, और यहाँ पे आप देखोगे साहब गुजरात से लेके बंगाल तक, इस पूरे जगह पे एक जो शासक था उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त था। लेकिन चंद्रगुप्त के बाद अशोक तक ये चीजें चलती है, और अशोक के बाद वीक सक्सेसर आ जाते हैं, वहां से नेटिव रूलिंग शुरू हो जाती है, और वो नेटिव रूलिंग ग्रीक्स के समय पे भी चलेगी। तो ग्रीक्स लोग भी पूरे इंडिया को क्या नहीं कर पा रहे हैं, यूनिफाइड नहीं कर पाए हैं। टू ग्रीक डायनेस्टीज साइमल्टेनियसली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर पैरेलल लाइंस पर रूल कर रही है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही ग्रीक राजा है या एक ही ग्रीक की जो डायनेस्टी है वो इंडिया पे रूल कर रही है, नहीं। आप देखोगे कि बहुत सारे डायनेस्टीज एक साथ कहां रूल कर रही है, वो इंडिया में रूल करने आ जाती हैं। स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की हम लोग बात करेंगे। जब ग्रीक की बात आती है, इंडो ग्रीक्स की बात आती है, तो एक नाम आप बार बार सुनोगे, और वो नाम क्या है, वो नाम है साहब मिलिंद। क्या नाम है वो, मिलिंद नाम आप बार बार सुनोगे, मिलिंद। ये कौन है, प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक है। काफी जगह हमारे इतिहास में भी इसका जिक्र हुआ है, किसका, मिलिंद का। ओरिजिनली नाम क्या है इसका, ओरिजिनली नाम था मेनांडर। क्या था, मेनांडर। हमसे मेनांडर बोला नहीं कि हमने क्या बोलना शुरू कर दिया साहब, मिलिंद बोलना शुरू कर दिया था। कब से कब तक रहता है, ये रहेगा आपको 165 से लेके 45 बीसी तक। क्या कहा जा रहा है, मिलिंद कहा जा रहा है। मिलिंद का शासक इस समय आपको देखने को मिलेगा। ये जब शासक था तो इसकी जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम है साहब साकल। क्या नाम है, साकल। और साकल आपको कहां देखने को मिलेगा, आधुनिक जो पंजाब है आपका, पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। पंजाब में आप सोचो राजधानी बना रहा है, अब पंजाब से किस तरफ शिफ्ट होना होगा इसको, ये पंजाब से होना होगा इंडिया में, और इंडिया में भी कौन से इलाके में, गंगा यमुना दोआब में। गंगा यमुना दोआब में, क्यों, क्योंकि इसे देख रहा है कि सबसे ज्यादा इंडिया में फर्टाइल इलाका कौन सा है, सब गंगा यमुना दोआब है। उनके डोमिनियंस, अधिकार क्षेत्र में साकल और मथुरा सहित कई सिटीज आ गई थी। तो याद रखना, मिलिंद का रूल कहां तक पहुंच चुका था, मिलिंद का रूल मथुरा पे भी किसका रूल हो गया था, मिलिंद का रूल हो गया था। साकल पंजाब में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, तो काफी बड़े इलाके में किसने रूल करना शुरू कर दिया था, मिलिंद ने रूल करना शुरू कर दिया था। ये जो मिलिंद है, मिलिंद के अगर धर्म की बात करें तो मिलिंद की एक बार चर्चा हुई थी किसके साथ, बुद्ध धर्म के एक बड़े ही प्रख्यात जो विद्वान है उनके साथ चर्चा हुई, नागार्जुन के साथ, नागसेन के साथ इनकी क्या होती है, चर्चा होती है। मिलिंद और नागसेन, जिन्हें नागार्जुन भी कहा जाता है, उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। इनको किस में कन्वर्ट कर दिया था, सब बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था, किसने, नागसेन या नागार्जुन ने। मिलिंद ने बुद्धिज्म से संबंधित कई सवाल नागार्जुन से पूछे। अभी जब सवाल पूछे गए तो किसी ने क्या किया है, सवाल और नागार्जुन के जो जवाब है उनको लिख लिया, और बाद में एक किताब बन जाती है, क्वेश्चन नागसेनास आंसर मिलिंद पानो या क्वेश्चन ऑफ मिलिंद नामक बुक में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो याद रखना, ये जो मिलिंद है, इसने कौन सा धर्म अपना लिया था, इसने बुद्ध धर्म अपना लिया है। और किससे प्रभावित होकर अपनाया है, याद रखिएगा, नागार्जुन से प्रभावित होकर इन्होंने बुद्ध जो धर्म है वो अपना लिया है। और मिलिंद है कौन, मिलिंद है साहब इंडो ग्रीक रूलर। कौन है, इंडो ग्रीक रूलर है। तो ये आप देख पा रहे हो पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज है जिसमें एक तरफ मिलिंद बैठा है, इंडो ग्रीक रूलर है, और दूसरी तरफ जो बैठे हैं ये बुद्धिस्ट सेंट है जिनका नाम क्या है, नागार्जुन है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो ग्रीक कॉइन्स, जब भी इंडो ग्रीक की बात होगी ना तो एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत बार ये जिक्र आएगा किसका, कॉइन्स का। बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स का जिक्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंडो ग्रीक रूल भारत में हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने
लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स क्या किए, जारी किए। तो बहुत सारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में इस समय क्या होना शुरू हो जाएंगे, कॉइन जारी होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मगध में भी चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बाद में सिक्के चलना शुरू हो गए थे। और इवन ब्यूरोक्रेट्स को किसमें तनख्वाह जो दी जाती थी, जो वेतन दिया जाता था, वो किस रूप में दिया जाता था, मनी के रूप में दिया जाता था, सिक्कों के रूप में दिया जाता था। लेकिन इंडो ग्रीक्स ने क्या किया, इसको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करना शुरू कर दिया, इश्यू करना शुरू कर दिए। वे फर्स्ट रूलर्स थे जिन्होंने कॉइन इश्यू किए, जिन्हें डेफिनेटली एट्रीब्यूट, निश्चित रूप से जिम्मेदार किया जा सकता है पर्टिकुलर किंग को, ठीक है ना। तो बहुत सारे किंगों ने, इंडो ग्रीक रूलर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, कॉइन्स को इश्यू करना शुरू कर दिया। अर्लीस्ट पंचमार्क कॉइन के साथ एक ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ठीक है, तो ये वाली सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कहां पे, ग्रीक रूलर में। उसके अलावा ग्रीक्स का इंडिया की आर्ट पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको एक तरफ यूनानी जो ग्रीक आर्ट है वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको बुद्धिज्म, जो बुद्ध भगवान की जो बहुत सारी प्रतिमा है वो किस आर्ट पे बनाना शुरू हो गया। फिर ग्रीक, इंडो ग्रीक आर्ट पे आपको बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। स्पेशली यमुना वाला, यमुना में जो यमुना के आसपास मथुरा पे क्या बनाई जा रही थी, जो प्रतिमाएं बनाई जा रही थी मथुरा में, वो इस प्रकार की कलाकृति आपको वहां पे देखने को मिलेगी, जिसपे इंडो यूनानी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इंडो ग्रीक्स फर्स्ट है जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए। इंपॉर्टेंट है बहुत कि सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले कौन थे, इंडो ग्रीक से। कुषाण के तहत इनकी संख्या इंक्रीज हुई। तो इंडो ग्रीक से कर तो पहले दिए थे, लेकिन कुषाण के समय में ये जो स्वर्ण सिक्के हैं, गोल्डन जो कॉइन्स हैं, इनकी संख्या लगातार क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ग्रीक रूल ने हेलेनिस्टिक आर्ट के फीचर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इंट्रोड्यूस किए, और इनकी जो आर्ट थी, ग्रीक आर्ट, उसको क्या कहा जाता था साहब, हेलेनिस्टिक फीचर से कहा जाता था। तो इसमें आप देखे होंगे कि बहुत सारे घुंघराले बाल हैं, आईज अलग तरीके से दिखाई जाती थी, और जो कपड़े हैं वो आपको दिखाई जाते थे, कपड़ों की सलवटें भी आपको देखने को मिलती थी। तो इसी तरीके से जब बाद में बुद्ध की प्रतिमाएं बनी, तो आप देखो बुद्ध के जो बाल हैं कैसे कर्ली हेयर्स यहाँ पे दिखाए जाने लगे, मेडिटेटिव फेस दिखाया जाना शुरू हो गया। उसके बाद कपड़े, और कपड़ों में भी आप सलवटे तक देख सकते हो, इतनी बारीक इनकी क्या थी, आर्ट हुआ करती थी। गांधार आर्ट इसी ग्रीक कॉन्टेक्ट और नॉन ग्रीक कॉन्कोर्ड पीपल के साथ फ्यूजन का आउटकम था। अब से पूछे कि साहब ये जो आर्ट है गांधार, गांधार आपको कहां देखने को, अफगानिस्तान आपको जो गांधार देखने है, गांधार की आर्ट अगर बात करें तो उसमें किसका ज्यादा रोल देखने को मिलता है, तो उसमें ग्रीक जो कल्चर है, ग्रीक जो आर्ट है, उसका काफी अच्छा प्रभाव आपको कहां देखने को मिलेगा, गांधार आर्ट पे देखने को मिला। इसके बाद आक्रमण शुरू होता है एक नई डायनेस्टी का, और वो नई डायनेस्टी का है शाकास। शाकास का क्या होना शुरू हुआ, आगमन होना शुरू हुआ, आक्रमण होना शुरू हुआ। ग्रीक के बाद शाकास आए जिन्होंने बैक्ट्रिया और इंडिया दोनों में ग्रीक पावर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं, देखो सबसे पहले आप देख रहे हो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य जैसे समाप्त हो रहा है, कौन आ गए हैं, आप देख रहे हो साहब, इंडो ग्रीक आ गए, इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक के को समाप्त करने के बाद कौन आ जाएंगे साहब, इंडो ग्रीक को समाप्त करने के बाद शाकाज ने एंट्री ले ली है। शाकाज ने ग्रीक से मच लार्जर पार्ट पर कंट्रोल किया। तो आप देख रहे हो कि अलेक्जेंडर ने बहुत छोटे पार्ट पे कंट्रोल कर पाया, अलेक्जेंडर से बड़ा हिस्सा इंडो ग्रीक्स कंट्रोल कर पाएंगे, और इंडो ग्रीक से भी बड़ा हिस्सा कौन कंट्रोल कर पाएगा, ये शाकाज, ये शक लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अब जो शाकाज थे, इनकी टोटल कितनी ब्रांच थी, टोटल 5 ब्रांच थी जो राज किया करती थी। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांच थी और कहां कहां पे राज कर रही थी। एक ब्रांच इनकी अफगानिस्तान में ब्रांच कर रही थी, अफगानिस्तान में एक ब्रांच थी। दूसरी ब्रांच पंजाब में तक्षशिला कैपिटल के साथ। दोस्तों शाकाज की टोटल कितनी ब्रांचेस थी, टोटल 5 ब्रांचेस थी। पहली जो ब्रांच है वो कहां रूल कर रही है, वो रूल कर रही है सब अफगानिस्तान में। कहां रूल कर रही है, अफगानिस्तान में। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो बात पढ़ी है वो ये कि शाकाज का शासन या जितने भी विदेशी भारत में आएंगे उनका मेन कंट्रोल कहां मिलेगा आपको, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। देखो अफगानिस्तान में शाखा है, दूसरी शाखा है साहब पंजाब में, पंजाब में ठीक है। पंजाब में जो शाखा है, इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी अगर आप देखोगे तो कहां मिलेगी आपको साहब, तक्षशिला में मिलेगी। तीसरी जो ब्रांच आपको देखने को मिलेगी वो है मथुरा में, है मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। तो अब आप समझ पा रहे हो कितना इंटीरियर तक पहुंच चुके, मथुरा तक आ चुके हैं। चौथी जो ब्रांच है वेस्टर्न इंडिया में, यहाँ पे है वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगी, और वेस्टर्न इंडिया वाली ब्रांच शक लोगों की सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली ब्रांच है।
और लास्ट जो ब्रांच आपको देखने को मिलेगी वो कहां देखने को मिलेगी, अपर डेक्कन में। कहां देखने को मिलेगी, डेक्कन जो हमारा प्राइजवी पे पठार है उसमें डेक्कन वाला हिस्सा है, अपर डेक्कन वाले हिस्से में आपको ब्रांच देखने को मिलेगी। तो टोटल शक लोग कहां कितनी जगह पे राज कर रहे हैं, टोटल 5 ब्रांचेस हैं, 5 जगह आप इनकी देख पा रहे हैं। इसका मतलब काफी बड़े हिस्से, भारत के काफी बड़े हिस्से में किसका शासन आपको देखने को मिलेगा, शक लोगों का शासन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक टाइटल जो भारतीय इतिहास में ग्लोरिफिकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया था, और इस टाइटल का नाम है साहब क्या, विक्रमादित्य। क्या नाम है टाइटल का, टाइटल का नाम है साहब विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, देखो विक्रमादित्य टाइटल पड़ा कैसे भाई, शक लोगों को कहां रूल करना है, शक लोगों को साहब रूल करना है इंडिया में, इंडिया में। अच्छा, शक लोग बाहर से इंडिया के तो है नहीं, अगर इंडिया में कोई स्ट्रांग रूलर होता तो शक को क्या करता, वो अपोज करता, रेजिस्ट करता, भाई इनका सामना कर पाता। लेकिन इंडिया में कोई स्ट्रांग रूलर है ही नहीं, इसका मतलब शक लोगों को किसका सामना नहीं करना पड़ा, विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। और 97-98 बीसी में उज्जैन के किंग, सिर्फ एक राजा आपको देखने को मिलेगा पूरे इतिहास में, उज्जैन के किंग ने शक को सफलतापूर्वक फॉट किया और बाहर निकाल दिया। और एक बात हम कब की कर रहे हैं, लेकिन 57-58 बीसी की। तो एकमात्र राजा जो उज्जैन के थे उन्होंने किसको फाइट दी, उन्होंने फाइट की शक लोगों को। बाकी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कहीं पे भी किसको फाइट नहीं मिल पा रही, शक लोगों को फाइट नहीं पा रही है। उन्होंने स्वयं को क्या घोषित किया, विक्रमादित्य कहना घोषित किया, और उनकी विक्ट्री में से विक्रम संवत एरा, विक्रम संवत जो युग है, भाई हिंदू कैलेंडर जो है, अगर जिस कैलेंडर पे हम चलते हैं, मानो आज तारीख है 17 तारीख है, आज 17 नवंबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम ग्रीक जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 17 नवंबर है। अगर आपसे बोला जाए कि साहब आज आपको देखने को मिल रही है कि कौन सा महीना, कार्तिक का महीना है और शुक्ल पक्ष है और उसकी षष्ठी जो 6 तारीख है वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो मैंने आपको आखिरी में जो तारीख बताई ये हिंदू कैलेंडर में, लेकिन ईयर कौन सा है, तो वो जो ईयर है वो किससे डिसाइड होता है, विक्रम संवत से शुरू होता है। और वो इसी जीत के साथ कौन सा संवत शुरू हुआ था, विक्रम संवत शुरू हुआ था। अगर भारत के इतिहास में अपन विक्रमादित्य की बात करें, विक्रमादित्य टाइटल की अगर अपन बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा किंग जिसने कुछ भी अच्छा काम किया है, जिसने बड़े राजाओं को हराया है, उसके आगे को उसने क्या टाइटल लगाया, विक्रमादित्य टाइटल लगाया। इसी कारण आप देखोगे इतिहास में, भारतीय इतिहास में कितने विक्रमादित्य आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री में 14 विक्रमादित्य हुए, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड सबसे ज्यादा फेमस थे। गुप्ता साम्राज्य के चंद्रगुप्त जो सेकंड है वो सबसे ज्यादा फेमस क्या है, विक्रमादित्य, और उनके अलावा 13 और विक्रमादित्य आपको देखने को मिलते हैं। 12वीं सेंचुरी 12th सेंचुरी तक ये टाइटल काफी कैसा लगा, लोगों को फैसिनेटिंग लगा, और उसके बाद धीमे धीमे आप देखोगे जो विक्रमादित्य टाइटल है इसका चलन क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। तो भारत के इतिहास में ऐसा नहीं है कि शकों के टाइम पे विक्रमादित्य थे, उसके बाद में भी आपको बहुत सारे विक्रमादित्य देखने को मिलते हैं। शक रूल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में शक शासन की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि जो वेस्टर्न इंडिया में है वो 4 सेंचुरी तक, कितने 4 सेंचुरी तक, आपको 4 शताब्दियों तक इन्होंने भारत में क्या किया, राज्य किया। और क्यों ये राज कर पाए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि गुजरात में, वहां पे गुजरात में जो ट्रेड हुआ करता था, गुजरात में जो ट्रेड हुआ करता था, अब गुजरात में अगर ट्रेड हो रहा है तो वो कौन से रास्ते से होगा, वो सी रूट से होगा। कौन से रास्ते से होगा साहब, सी रूट से होगा। ये जो सी रूट वाला ट्रेड है इस पे किसका कब्जा हो गया, इस पे शक लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था। ट्रेड पे कब्जा हो गया, इसका मतलब रेवेन्यू पे कब्जा हो गया, पैसा बहुत सारा कहां पे आ रहा है, शक की उस ब्रांच के पास जो वेस्टर्न इंडिया पे कर रही है, शासन कर रही है, जो गुजरात के आसपास के इलाकों पे शासन कर रही है। इसलिए आप देखोगे करीब 4 शताब्दियों तक, कितनी शताब्दियों तक, 4 शताब्दियों तक आपको किसका शासन देखने को मिलेगा, इस इलाके में शक लोगों का शासन देखने को मिलता है। काफी लंबा शासन कहां पे किया, पश्चिमी भारत में इन्होंने किया।
अच्छा, इनका फेमस राजा अगर देखोगे तो कौन सा मिलेगा आपको? रुद्रदमन फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, द फेमस शक रूलर। कहां कहां तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था अगर आप देखो तो आज का प्रेजेंट डे सिंध, सिंध के साथ आपको हमेशा देखने को मिलेगा पंजाब, आपको महाराष्ट्र और गोवा वाला इलाका जिसको कहा जाता है कोंकण, नर्मदा, नर्मदा का जो क्षेत्र है नर्मदा वैली के अलावा मालवा, मालवा और काठियावाड़, और काठियावाड़ ये सब आपने इंडियन ज्योग्राफी में शब्द पढ़े होंगे। काठियावाड़, मालवा, नर्मदा, पंजाब और सिंध एक साथ आपने पढ़ा होगा। कोंकण जो महाराष्ट्र और गोवा वाला जो इलाका है, यहां पे किसका शासन था? रुद्रदमन का शासन था। ये दो चीजों के लिए फेमस है रुद्रदमन। एक तो ये संस्कृत, संस्कृत जो भाषा है उस भाषा से काफी प्रेम था। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा राजा था जिसने पूरे अभिलेख किसमें अपने लगवाए? संस्कृत भाषा में लगवाए। दूसरा जिस चीज के लिए फेमस ये है वो है सुदर्शन झील के लिए। सुदर्शन झील का रिपेयर किसने कराया था? ये मौर्य समय में बनी हुई एक झील है सुदर्शन झील, और इसका पुनः निर्माण किसने कराया? रुद्रदमन फर्स्ट ने कराया, जो एक शक राजा था। रुद्रदमन एक संस्कृत, अगर अपन बात करें संस्कृत के क्या थे? ग्रेट लवर थे, और उन्होंने फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन किसमें लिखवाया? शुद्ध संस्कृत में अपना इंस्क्रिप्शन, पहला इंस्क्रिप्शन ऐसा था जो पूर्ण रूप से शुद्ध संस्कृत में लिखा गया, वो किसने करवाया था? रुद्रदमन ने करवाया था, रुद्रदमन ने करवाया था। आप पूछोगे ये सब चलो इन्होंने तो संस्कृत में करवाया, लेकिन बाकी जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वो कौन सी भाषा में थे? तो वो आपको देखने को मिलेंगे साहब प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। अशोक के जितने भी आपको अभिलेख देखने को मिलता है कौन सी भाषा में देखने को मिलेंगे? प्राकृत भाषा में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, शक के बाद अब आप देख रहे हो शक का रूल धीमे धीमे क्या होने लगा? डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो एक नई शक्ति आएगी और उस नई शक्ति का नाम है पार्थियन। क्या नाम है? पार्थियन है। ये पार्थियन जो है कहां से आए हैं भारत में? पार्थियन आए हैं ईरान से। कहां से आए हैं? ईरानी ये लोग हुआ करते थे। तो देखो शक डोमिनेशन के बाद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पार्थियंस का डोमिनेशन हुआ। एंशिएंट इंडियन संस्कृत टेक्स्ट में शाका और ये जो पल्लवांस हैं या पार्थियंस हैं, इनका काफी उल्लेख आपको देखने को मिल रहा है। क्यों उल्लेख संस्कृत टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है? इस संदर्भ को भी आप समझो। अभी हम देख के आ रहे हैं कि साहब रुद्रदमन जो था, रुद्रदमन जो शक राजा है, इसने किसका प्रचार प्रसार किया? इसने संस्कृत भाषा का काफी अच्छे से प्रचार प्रसार किया। तो उस समय बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसलिए संस्कृत भाषा के उन टेक्स्ट में, उन लिटरेचर में कौन से शकों का और शक के बाद आने वाले पार्थियंस का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अच्छा, जब शक लोग यहां पे आए तो शक के साथ आप देखने को मिलेगा एक सेंट थॉमस नाम से एक व्यक्ति है, वो भी कहां आ रहा है? भारत में आ रहा है। क्या नाम से पता लग रहा है सेंट थॉमस ये हमारे यहाँ का तो व्यक्ति नहीं है। दूसरी चीज ये भी समझ में आ रही है कि ये हमारे धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं है। तो सेंट थॉमस, सेंट थॉमस एक राजा हुआ जिसका नाम था गोंडो फर्नेस। क्या नाम है? गोंडो फर्नेस। गोंडो फर्नेस कैसा राजा है? पार्थियन राजा है। कैसा राजा है? पार्थियन किंग गोंडो फर्नेस। इसके समय पे एक सेंट, सेंट का मतलब होता है संत, एक साधु, एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, वो व्यक्ति जिसका नाम था सेंट थॉमस, वो कहां पे आ रहा है? भारत में आ रहा है। अब आप समझ पा रहे कि उस समय के भारत में सेंट थॉमस क्यों आया था? क्योंकि उसको क्या करना था? प्रचार करना था। क्या करना था? प्रचार करना था, प्रसार करना था। और किस चीज का? क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने। वो कहां पे आया? भारत में आया। कैसे आया? भारत में आया। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज हमेशा याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री में बताई भी जाएगी कि भाई यूरोपियन पावर, कौन सी पावर? यूरोपियन पावर, चाहे वो बात करें पोर्चुगीज की, डच की, डेनिश की, ब्रिटिशर्स की, उसके बाद फ्रेंच लोगों की, वो भारत की तरफ इंटरेस्टेड क्यों थे? तो उसके पीछे हम पढ़ते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? 3G। 3G कारण है। 3G कौन कौन से? इसको समझना, एक तो गॉड, एक गोल्ड और एक ग्लोरी, और एक ग्लोरी। ये तीन कारण थे। इस वजह से यूरोपियन शक्तियां पूरे विश्व में हर जगह पहुंच रही थी। गॉड का मतलब क्या है? वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं। गोल्ड का मतलब जहां भी विश्व में क्या है, संपत्ति है, वो कहां लेके आना चाहते हैं? उसको यूरोप में लेके आना चाहते हैं।
ग्लोरी, वो क्या चाहते हैं कि भाई मैंने इतने बड़े एरिया पे क्या किया, शासन किया, इस तरह की उनको क्या चाहिए, ग्लोरी चाहिए। तो 3G कारण था जिसकी वजह से यूरोपियन पावर हर जगह फैल रही थी। और इसमें से एक गॉड वाला जो कारण है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार वाला कारण है, वो आप देख पा रहे हो, सेंट थॉमस कहां पे आया, भारत में आया है, पार्थियन रूल के अंतर्गत वो आया था। द कुशांस की अगर अपन बात करें, यूची या टालेरियंस भी इन्हें कहा जाता है। यूची तो इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि जो कुशान जो है वो यूची ट्राइब की क्लैन है। क्या है, यूची एक बड़ा ट्राइब है, उसकी एक शाखा का नाम क्या है, कुशान है। देखो, पार्थियंस के बाद कुशान आए जिन्हें यूचीज या क्या कहा जाता है, टॉकेरियंस कहा जाता है। टॉकेरियंस को एक और नाम से भी जान सकते हो आप, उनको कहा जाता है सिखिथियंस। ठीक है, कुशान यूची ट्राइब के 5 क्लैंस में से एक थे, 5 वंश थे, उसमें से एक जो शाखा है उसको किस नाम से जानते हो आप, कुशान के नाम से जानते हो। तो याद रखिएगा यूची, और इसकी कितनी, 5, 1 2 3 4 5, उसमें से एक क्या है, उसमें से एक है कुशान, उसमें एक है कुशान। अभी कुशान भारत में आए कहां से हैं, तो ध्यान रखना, नॉर्थ सेंट्रल एशिया। कहां से, नॉर्थ सेंट्रल एशिया से। हुआ ये, इनको जाना तो कहां था, जाना था चाइना में, लेकिन चाइना ने तो क्या बना लिया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली है। तो इन्होंने नॉर्थ सेंट्रल एशिया से, जहां पे क्या हुआ करते थे, स्टेपीज ग्रासलैंड है, वहां से चलना शुरू किया, और ये किसकी तरफ आ रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। तो पार्थियंस का रूल्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, बहुत छोटा सा पीरियड था। उसके बाद कौन आ जाते हैं, कुशान लोग आ जाते हैं। कहा जाते हैं, कुशान लोग आ जाते हैं। कुशान एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट। कुशान ने पहले बैक्ट्रिया कहां पे मिलेगा, उत्तरी अफगानिस्तान पर ऑक्यूपाई किया, और इन्होंने शक को डिस्प्लेस किया। तो जो शक लोग थे यहाँ पे, पार्थियन से पहले शक लोग थे, उन शक लोगों को अफगानिस्तान वाले इलाके में कौन रिप्लेस कर रहा है, कुशान लोग रिप्लेस कर रहे हैं। इन्होंने हिंदू कुश पार करके काबुल वैली और गंधार को क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब आप देख पा रहे हो कि एक तो अफगानिस्तान तक ये पहुंच चुके हैं, दूसरा आपको देखने को मिल रहा है गांधार पे कब्जा हो चुका है। उसके बाद काबुल, ये पूरा अगर आप देखोगे धीमे धीमे जो प्रदेश जिसको हम कह रहे हैं साहब नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है, इस पे, इससे पहले अगर आप देखोगे तो जो शाक जो लोग हैं, और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो जो पार्थियंस हैं, कौन है, पार्थियंस हैं, इनको रिप्लेस कौन करेगा आने वाले समय में, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा कुषाण शासकों द्वारा। कौन से शासकों द्वारा, कुषाण शासकों द्वारा। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में सारा रूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ कुषाण एम्पायर, कुषाण साम्राज्य का अगर आप विस्तार देखोगे तो कहां से कहां देखने को मिलेगा, लोअर इंडस बेसिन, जो सिंधु नदी का लोअर इंडस बेसिन है, यहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, ये जाएगा गैंगेटिक बेसिन तक। कहां तक, गैंगेटिक बेसिन तक। तो इस पूरे इलाके पे किसकी अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, पूरे इलाके पे जो अथॉरिटी थी है वो कुषाण लोगों की आपको देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे एक नदी आपको पता है कौन सी नदी है, यहाँ पे काफी फेमस, हमने पहले भी आपको बताया था, एक नदी है ऑक्सस नदी। कौन सी नदी है, ऑक्सस नदी। कौन से देश में पड़ती है, आज आप मुझे नाम बता सकते हो उस देश का, आज प्रेजेंट एक ऑक्सस रिवर कौन से कंट्री में आपको देखने को मिलेगी। ऑक्सस से लेके गंगा नदी तक किसका राज्य आपको देखने को मिलेगा, आपको राज्य देखने को मिलेगा कुषाण का, कुषाण वंश का आपको राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, उत्तरी भारत का हिस्सा, ये पूरा एरिया किसके अंतर्गत आ रहा है, कुषाण के अंतर्गत आ रहा है। अच्छा, ये जो कुषाण लोग हैं, ये अभी मैंने आपको बताया कहां से आ रहे हैं, सेंट्रल जो एशिया, नॉर्थ सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है, स्टेपी ग्रासलैंड वाला जो पार्ट है, वहां से ये लोग चले हैं। इसलिए इन्हें बहुत बार कौन सा एम्पायर भी कहा जाता है, सेंट्रल एशियन एम्पायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, सेंट्रल एशियन एम्पायर कहा जाता है। इसने इन्होंने क्या किया, लोगों के बीच, लोगों के कल्चर के बीच में इंटरेक्शन को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दी, जिससे 9 मॉडर्न कंट्रीज शामिल करने वाले एक नए कल्चर का उदय हुआ। तो मैंने आपको बताया कि साहब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत, उसमें भी नेपाल आप देख सकते हो, भूटान आप देख सकते हो, ऊपर तिब्बत वाला हिस्सा देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे, करीब कितने 9 देशों का कल्चर एक साथ क्या होता है, कंबाइन करता है। कौन सा साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, इस तरीके से काम करता है। अब कुषाण साम्राज्य की अगर अपन बात करें तो इसमें मुख्यतः 2 आपको ब्रांचेस देखने को मिलती हैं।
पहला जो घराना है या पहली जो डायनेस्टी है इनकी, वो कौन से कहां से थी? वो थी कदफिसिस। याद रखिएगा नाम, कदफिसिस का घराना जिसे कहा जाता है। और दूसरा जो कदफिसिस का घराना नहीं था, इसी में आगे जाके इनका जो महत्वपूर्ण रूलर है जिसको हम कनिष्क के नाम से जानते हैं, वो कदफिसिस के घराने में ही उत्पन्न हुआ था। तो कदफिसिस फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो हिंदू कुश के दक्षिण में इन्होंने कॉइन इश्यू की है और रोमन कॉइन्स की लिमिटेशन में कॉपर कॉइन्स मिंटिंग की है। तो एक तरफ आप देख पा रहे हो कॉपर कॉइन्स और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो गोल्डन कॉइन्स। ठीक है, अब जो ये कॉपर कॉइन है, ये कदफिसिस फर्स्ट एक घराना है जिसका नाम क्या है? कदफिसिस फर्स्ट। ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा? कौन सी जगह पे? हिंदू कुश जो पर्वत है उसके दक्षिण में, उसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा। कौन से कॉइन्स देखने को मिलेंगे? वहां कॉपर कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो गोल्डन कॉइन्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये गोल्डन कॉइन्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? इंडस के ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे और इनको नाम दिया गया, ये कौन है साहब? ये है कदफिसिस सेकंड। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग हैं, एक कॉपर के कॉइन इश्यू कर रहे हैं और दूसरे गोल्डन कॉइन इश्यू कर रहे हैं। कॉपर वाले कहां पे कर रहे हैं? वो हिंदू कुश के दक्षिण में कर रहे हैं और सिंधु के पूर्व में कौन सा कॉइन इश्यू हो रहे हैं? गोल्डन कॉइन इश्यू हो रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसी घराने में आगे जाके एक इनका महत्वपूर्ण रूलर बनेगा जिसका नाम है कनिष्क। कदफिसिस का हाउस कनिष्क के हाउस द्वारा सक्सीड हुआ। तो कदफिसिस का जो हाउस है, जो हम कह रहे हैं कदफिसिस का जो घराना है, उसको किसने रिप्लेस कर लिया? अब कनिष्क के घराने ने रिप्लेस कर लिया है। अर्ली कुशान किंग ने न्यूमरस गोल्ड कॉइन इश्यू किए जिसमें मेटेलिक प्योरिटी गुप्ता गोल्ड कॉइन से हायर थी। जब भी आप बात करोगे ना कि भारत का स्वर्ण युग क्या है, तो आपको बार बार एक नाम देखने को मिलेगा साहब, गुप्ता राजाओं का जो समय था वो भारत का क्या था? स्वर्ण काल था, क्योंकि उसमें हर जगह आपको सोना सोना देखने को मिलेगा ना, बहुत ज्यादा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो कुषाण जो राजा हैं स्पेशली अगर बात की जाए कौन से कुषाणों की? अर्ली कुशांस के समय में जो सोने के सिक्के चलाए जा रहे थे उनकी प्योरिटी अगर आप देखोगे तो वो गुप्ता के टाइम पे जो कॉइन्स थे उनसे भी ज्यादा प्योरिटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, मथुरा द सेकंड कैपिटल, कुशान कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, कंस्ट्रक्शंस एंड स्कल्पचर मथुरा में पाए गए जिससे यह उनकी सेकंड कैपिटल, दूसरी राजधानी बन गई। तो मथुरा एक उनकी क्या है? राजधानी, जहां पे आपको मथुरा का जो कल्चर है, मथुरा में जो भी बिल्डिंग बनाई जा रही है उसमें आपको किसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? कुषाण लोगों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये तो इनकी क्या हो गई साहब? सेकंड कैपिटल हो गई क्या? मथुरा। तो आप ये तो बताओ कि पहली कैपिटल क्या है? तो जो इनकी फर्स्ट कैपिटल जो है इनकी, वो क्या है? पेशावर। कहां है? पेशावर। आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो इलाका है पेशावर, वो आपको क्या देखने को मिलेगी? इनकी पहली कैपिटल देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो पेशावर, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? इसका अगर ओरिजिनल नाम आप देखोगे तो पुरुषापुरा इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरुषापुरा। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? पेशावर हो गया है। जब कनिष्क के मॉनेस्ट्री और विशाल स्तूप का निर्माण किया है, तो कनिष्क ने यहाँ पे क्या क्या निर्माण किया है? एक बड़ी मॉनेस्ट्री का निर्माण किया और विशाल स्तूपों का निर्माण कहां पे किया था? इस पेशावर में किया था। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क क्यों इतना प्रसिद्ध शासक था इसकी बात करते हैं। पहला रीजन, एक एरा स्टार्ट हुआ जिसमें शक युग के नाम से जाना जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यूज्ड है। तो मैं अभी आपको बता रहा था जैसे विक्रम संवत है, इसी तरीके से एक और युग है जिसे कौन सा युग कहा जाता है? शक युग कहा जाता है। वो किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया। उन्होंने बुद्धिज्म को क्या दिया? पूरा संरक्षण किया। तो प्रमुख रूप से उस समय आप देखोगे धर्म क्रांति हो रही थी। धर्म क्रांति में हिंदुइज्म से हटके कुछ और धर्म बन रहे थे, वो जैनिज्म हो, वो बुद्धिज्म हो। तो जो कनिष्क था, कनिष्क ने किसको संरक्षण दिया? बुद्धिज्म को संरक्षण दिया और बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ। जब बुद्धिज्म को संरक्षण किया जा रहा है और वो तेजी से फैल रहा है, तो लोग किसके ज्यादा फॉलोअर बनेंगे? वो राजा जिसने बुद्धिज्म को क्या दिया है? प्रोटेक्शन दी है। कनिष्क एंड महायान बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में एक ब्रांच आप देखोगे जिसे कहा जाता है महायान बुद्धिज्म। वो कनिष्क के टाइम पे बहुत ज्यादा फला फूला। कनिष्क ने कश्मीर में एक बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया। इस काउंसिल में महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन्स को फाइनलाइज किया गया। तो आप ये कह सकते हो कि भाई महायान बुद्धिज्म जिस काउंसिल में फॉर्म हुआ,
वो कहां पे हुई थी? हुई थी साहब कश्मीर में। और किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे हुई थी। टाइम पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। अब कनिष्क के टाइम पे कनिष्क क्या कर रहा है? बुद्धिस्ट जो संगोष्ठी है वो करवा रहा है, बुद्धिस्ट काउंसिल है वो आयोजित करवा रहा है। और वहीं पे महायान बुद्धिज्म को क्या किया जा रहा है? उसकी जितनी भी डॉक्ट्रिन्स है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। तो महायान बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा प्रचार या महायान बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा संरक्षण कौन करेगा? कनिष्क करेगा खुद। देखो आगे क्या होता है। एंड ऑफ कुषाण रूल, कुषाण शासन का अंत। कनिष्क सक्सेसर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लगभग 230 एडी तक क्या किया? इन्होंने रूल किया। कुछ ने इंडियन नेम जैसे वासुदेव भी धारण किए। तो कनिष्क के बाद 420 एडी तक किसका शासन चल रहा है? कुषाण लोगों का शासन चल रहा है। ईरान ने मिड 3rd सेंचुरी में अफगानिस्तान और इंडस के पश्चिम के कुषाण एम्पायर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो अब ये ईरान की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट रहे, कहां पे नहीं है? भारत की तरफ इन्होंने अपना ध्यान देना छोड़ दिया। अब इस समय कौन कौन सी संरचनाएं बनी, किस किस तरीके के बर्तन बन रहे हैं उसको समझो। शक कुषाण फेज में बिल्डिंग एक्टिविटीज में डिस्टिंक्ट एडवांसमेंट आप देखोगे। बहुत तेजी से क्या हो रहा है? एडवांसमेंट हुआ है। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे होना शुरू हो गया है। फॉर द फ्लोरिंग, अभी तक जो भी पक्की ईंटें बनाई जा रही थी वो किसके लिए? दीवार के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन अब फ्लोरिंग में नीचे बिछाने के लिए भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। टाइल्स फॉर द फ्लोरिंग एंड रूफिंग, जो टाइल हैं टाइलों का प्रयोग भी किया गया किसके लिए? जमीन पे बिछाने के लिए। छतों पे रूफिंग के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? टाइल का प्रयोग किया जा रहा है। इस समय जो मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं उनको कहा जा रहा था रेड वेयर। क्या कहा जा रहा था? रेड वेयर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो शक और कुषाण फेज है इस समय रेड वेयर जो बर्तन हैं उनकी काफी भूमिका रहेगी। अच्छा, जो शक और कुषाण है इन्होंने देखा बहुत तेजी से भारत में इन्होंने क्या किया? प्रवेश किया। बहुत तेजी से भारत के एक बड़े हिस्से पे इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, अपना शासन कर लिया। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी सेना की, और सेना में भी घुड़सवारों की। क्यों? क्योंकि घोड़े बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? मूवमेंट किया करते हैं। शक और कुषाण बेटर कैवलरी और राइडिंग हॉर्स का लार्ज स्केल पर इन्होंने क्या करना शुरू किया? इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। किसमें? सेना में। उन्होंने रेंस एंड सैडल्स का उपयोग पॉपुलराइज किया, जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर में भी अपीयर होते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा था महायान बुद्धिज्म, उसके बारे में तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन याद रखिएगा ये जो घुड़सवार हैं इनका ज्यादा उपयोग करना किसने शुरू किया था? कुषाण और शक लोगों ने शुरू किया था। अगर उस समय के वस्त्र को आप देखोगे, वस्त्रों को स्पेशली कवच को अगर आप देखोगे तो आप पाओगे सेंट्रल एशियाज ने टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर और हैवी लॉन्ग कोट इंट्रोड्यूस किए। ठीक है ना, तो आज जैसी शेरवानी जिसको आप कहते हो कि लंबे जो कुर्ते टाइप होते हैं उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है, इस तरीके की जो वेशभूषा है ये किसने इंट्रोड्यूस की? सेंट्रल एशिया से भारत में आई थी। उन्होंने कैप, हेलमेट एंड बूट्स भी लाए जिनका उपयोग वॉरियर्स किया करते थे। तो युद्ध में लड़ने के लिए भाई हेलमेट आपको चाहिए, उसके अलावा बूट्स, आपको जूते चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान वाले इलाके से आए, घास के मैदानों से आए, तो इसलिए उन्होंने ये सब चीज कहां पे इंट्रोड्यूस की? भारत में इंट्रोड्यूस की। कुषाण ने सिल्क रूट को कंट्रोल किया, जो चाइना से सेंट्रल एशिया और ईरान होते हुए कहा जाता था रोमन एम्पायर। तो ये चाइना है, चाइना से सिल्क रूट कहा जाता था ईरान, और फिर कहा जाता था यूरोप तक जो जाता था, उस पे किसने कब्जा कर लिया? कुषाण लोगों ने कब्जा कर लिया। इस रूट ने कुषाण के लिए सब्सटेंशियल इनकम का सोर्स था, और उन्होंने ट्रेडर से क्या वसूल करना शुरू किया? टोल। यहां से जो भी जाता था उससे क्या वसूला करते थे? वो टोल वसूला करते थे। तो इससे फिर से अब किसी भी अगर डायनेस्टी को सर्वाइव करना है लंबे समय के लिए तो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कुषाण लोग क्यों सर्वाइव कर पाए? क्योंकि उनको ने हाथ में क्या लग गया? सिल्क रूट लग गया। अब सिल्क रूट में जो भी मर्चेंट जाएंगे उनको रोक के उनसे क्या वसूला जाता था? टैक्स वसूला जाता था। कॉइनेज, सिक्का निर्माण और आर्थिक समृद्धि अगर उस समय की देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुषाण फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। अब आप सोचो एक ऐसा राजवंश जो बाहर से आया वो इतना संपन्न हो गया भारत में आने के बाद कि उसने कैसे कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स इशू करना शुरू कर दिए। गोल्ड उन्हें रोमन एम्पायर से ट्रेड के माध्यम से और अटाई माउंटेन से मिला। तो गोल्ड उन्हें कहां मिला करता था? पहला तो जो माउंटेन है सेंट्रल एशिया में जिसका नाम है अल्टाई माउंटेन, यहां से मिलता था। और उसके अलावा जब वो रोमन व्यापारियों से ट्रेड किया करते थे तो बहुत सारा गोल्ड उन्हें कहां से मिलता था? वहां से मिलता था। और उसके बाद उन्हें सोने की चिड़िया तो हाथ लगी गई थी। भारत में भी गोल्ड बहुत था। साथ ही साथ इन्होंने कृषि को बहुत बढ़ावा दिया। कुषाण ने एग्रीकल्चर को भी क्या किया? प्रमोट किया। कैसे? अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस ऑफ लार्ज स्केल इरिगेशन
कहाँ मिलेंगे आपको? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्ट सेंट्रल एशिया में कुषाण समय के आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़ी 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 नहरों का निर्माण करना या पानी का क्या करना, पानी का किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है सिंचाई के लिए, बड़े पैमाने पे तौर पे कि पूरे गांव में, पूरे टाउन में एक साथ कैसे पानी पहुंचाया जा सके, इसकी व्यवस्था करना किस समय आपको देखने को मिलेगी? कुषाण समय में आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये किन लोगों ने इंट्रोड्यूस की? कुषाण लोगों ने, कि भाई हम लोगों को भगवान ने भेजा है। हम लोगों को किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। और किस लिए भेजा है? कि मैं इस पूरे इलाके को क्या कर सकूं? खुशहाल कर सकूं, आपकी रक्षा कर सकूं। इस वजह से क्या हुआ कि लोग आपको मानना शुरू किए, लोगों ने आपको टैक्स देना शुरू किया। शाकाज और कुषाण ने डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप के आइडिया को और ज्यादा क्या मजबूत किया। अशोक ने स्वयं को डियर ऑफ द गॉड कहा, लेकिन कुषाण किंग ने स्वयं को सन ऑफ द गॉड कहा। देवपुत्र अपने आप को बताया किसने? कुषाण ने, ताकि लोग आसानी से मान सके कि भाई इन पे भगवान का आशीर्वाद है, भगवान ने इन्हें भेजा है, तो हम इनको क्या दे सकते हैं? टैक्स दे सकते हैं, इन पे भरोसा कर सकते हैं। ये टाइटल चाइनीज से अडॉप्ट किया गया था और रॉयल अथॉरिटी को वैध बनाने के लिए इसको यूज किया जाता था। भाई अगर ये चीज नहीं होती तो इतने समय तक शासन करना क्या हो जाता? काफी मुश्किल हो जाता। तो शुरुआत से ही धर्म और राजनीति दोनों क्या चले? एक साथ चलते आए हैं। सामंती संगठन और उपाधियां। सेंट्रल एशियन कॉन्कॉर्ड ने पैटी नेटिव प्रिंसेस पर अपना रूल इंपोज किया। जो छोटे छोटे राज्य थे उन पे सबसे पहले क्या करना शुरू किया? अपना रूल इंपोज करना शुरू किया। और इससे एक जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती संगठन क्या हो गया? अपने आप डेवलप हो गया। भाई ये बाहर से आया वाला रूलर, ये तो हो गया किंग, और जो पहले यहाँ पे छोटे छोटे किंग थे जिन्होंने अब किसकी सुपीरियरिटी मान ली थी? इस किंग की सुपीरियरिटी मान ली थी, वो क्या बन गए? सारे फ्यूडल लॉर्ड बन गए, सामंत बन गए। कुषाण ने पॉम्पोस टाइटल किंग ऑफ किंग, राजाओं के राजा को अडॉप्ट किया, जो ट्रिब्यूट कलेक्शन को क्या मानते थे? इंडिकेट करता है। भाई ये राजा, और राजाओं का भी राजा कौन है? किंग ऑफ किंग ये कुषाण थे। और इनसे क्या वसूला करते थे? इनसे ये टैक्स वसूला करते थे, पैसा इनसे लिया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्षत्र प्रणाली और दोहरा शासन क्या है। कुषाण ने शक द्वारा अडॉप्टेड जो क्षत्र प्रणाली है उसको और मजबूत किया। एम्पायर को न्यूमरस, जो छोटे छोटे क्या थे? छोटे छोटे जैसे आज राज्य होते हैं उसी तरीके से किसमें? क्षत्रप में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्यूरियस प्रैक्टिसेस, हेरिडिटरी ड्यूअल रूल, वंशानुगत दोहरा शासन भी शुरू हुआ, जिसमें दो किंग साइमल्टेनियसली रूल किया करते थे। तो एक क्षत्रप में, एक तो क्षत्रप का होगा और एक पूरा सेंट्रल जो किंग होगा। इस तरीके से एक ही समय पे दो राजा क्या कर रहे थे? वहां पे राज कर रहे थे। सैन्य गवर्नर की अगर अपन बात करें तो ग्रीक्स ने मिलिट्री गवर्नशिप, सैन्य राज्यपाल की प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया। जिस तरीके से सेनापति होता है उस तरीके से एक व्यवस्था यहाँ पे आना शुरू हो गई। इन गवर्नर्स को स्ट्रेटोगोस कहा गया और वे कॉनकॉर्ड पीपल पर न्यू रूलर्स की पावर बनाए रखने के लिए क्या करते थे? नेसेसरी थे। तो एक बड़ा सा आप देख पा रहे हो, एक योद्धा आपको दिख रहा होगा और आसपास आम लोग खड़े हैं। ये राजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजा की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि भाई अगर ये जो जिस जगह को राजा ने क्या कर लिया? जीत लिया है, इन सबको किसकी बात माननी पड़ेगी? राजा की बात माननी पड़ेगी, अन्यथा इस योद्धा के साथ क्या करना पड़ेगा? हाथापाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। तो अगर राजा को ये बताना था भाई जिस इलाके को कॉन्कोर्ड किया है वहां पे अपनी सत्ता को अध्यापित करना था, तो उसके लिए कौन जरूरी थे? वो गवर्नर्स जरूरी थे। विदेशियों का आत्मसात, ग्रीक की बात करें, शक की अगर अपन बात करें, पार्थियंस किया, कुषाण ने इंडिया में अपनी आइडेंटिटी खो दी और भारतीयकरण हो गए। तो आप देखोगे कि बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे राजा, उनकी फैमिली, उन्होंने इस तरीके की कल्चर अपनाना शुरू कर दिया कि कभी आपको लगेगा ही नहीं कि क्या है ये बाहर के लोग हैं। कॉन्कोर्ड्स के रूप में आने के कारण वे इंडियन सोसाइटी में वॉरियर क्लास, क्षत्रिय के रूप में क्या हो गए? समाहित हो गए। तो भारत में क्लास सिस्टम तो था ही, तो उसमें जो लोग युद्ध किया करते थे वो कहां मिलेंगे? आपको क्षत्रिय क्लास में देखने को मिलेंगे। तो चाहे बात करें कुषाण की, पार्थियंस की, ग्रीक्स की, ये सब कौन सी क्लास में पहुंच गए? अपने आप क्षत्रिय क्लास में पहुंच गए। और भारतीयकरण इनका आपको देखने को मिलेगा। इंडिजिनाइजेशन किसका हो गया? ये बाहर से आने वाले लोगों का हो गया।
सामाजिक स्थान और मनु का स्पष्टीकरण। आपको पता है कि भाई समाज मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह के व्यवस्था है जिसमें आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपको देखने को मिलेंगे। तो लॉ मेकर्स मनु ने शक और पार्थियंस को क्षत्रिय माना जिन्होंने अपनी ड्यूटी से डेविएट हो गए और स्टेटस में गिर गए हैं। ये कौन मान रहा है? मनु इनको मान रहा है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये चीज सारी चीजें बताई गई। उन्हें सेकंड क्लास, उन्हें दूसरे दर्जे के क्षत्रिय के रूप में देखे जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आए, वो ये माना जाता था कि उनकी जो ड्यूटीज है उससे क्या हो गए, वो भटक गए हैं। अडॉप्ट ऑफ वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म को अपनाना। एक तो मैंने आपको बताया था महायान को प्रमोट कर रहे हैं कनिष्क, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी थे सेंट्रल एशिया के कुछ रूलर्स ने वैष्णविज्म को अडॉप्ट किया, जिसका अर्थ है विष्णु की वर्शिप, जो आज आपको उत्तर भारत में देखने को मिलता है। वैष्णव जो हम सब लोग हैं, वैष्णव धर्म को मानना भी शुरू किया किसने? सेंट्रल एशिया के कुछ रूलर्स ने। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के ऑनर में एक पिलर सेटअप किया। कब किया? ये सेकंड सेंचुरी पे। तो वासुदेव, मैं आपको बताया था बहुत सारे रूलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदू नाम रखे वासुदेव। तो उसके लिए किसने विदिशा में, और किसने? हेलिडोरस ने क्या बनाया? एक पिलर बनाया है। इस तरीके का एक पिलर बनाया था सेकंड सेंचुरी बीसी में। और अब इसी तरीके से वैष्णव धर्म के साथ साथ बहुत सारे लोग किसको अडॉप्ट कर रहे थे? बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट किया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सेंट्रल एशिया या ग्रीक जो लोग भारत में आए वो किसके हो गए? भारत के होकर रह गए, उनका भारतीकरण हो गया। मिनेंडर्स जैसे फेमस ग्रीक रूलर क्या हो गए? बुद्धिस्ट हो गए। मिनेंडर और बुद्धिस्ट टीचर जो नागार्जुन के बीच क्वेश्चन एंड आंसर है, वो आपको कहां देखने को मिलेगा? वो कौन सी किताब है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने आपको इसी सेशन में बताया है। कुषाण धार्मिक, आपको धार्मिक सामान्यवाद भी, कुषाण धार्मिक सामान्यवाद भी आपको देखने को मिलता है। कैसे? कुषाण रूलर्स ने शिव और बुद्ध दोनों की वर्शिप की और इन टू गॉड्स की इमेज कुषाण कॉइन्स पर अपीयर हुई। ये एक तरफ आप शिव की इमेज देख पा रहे हो, दूसरी तरफ बुद्ध या जो ग्रीक गॉड है उनकी फोटो भी आप देख पा रहे हो। कुषाण रूलर वासुदेव ने विष्णु के वर्शिपर थे जिनका नाम कृष्णा का सिनोनिम है। तो वासुदेव, हम कहते हैं कृष्ण भगवान को वासुदेव भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, चाहे वैष्णव धर्म की बात की जाए, चाहे बुद्ध धर्म की बात की जाए, शैव धर्म की बात की जाए या ग्रीक गॉड्स की बात की जाए, ये सभी चीजें आपको कहां देखने को मिलेगी? कुषाण समय के उन सिक्कों पे आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब बार बार बात हो रही थी कनिष्क ने कश्मीर की जो काउंसिल है उसमें महायान बुद्ध क्या हो रहा है? महायान बुद्ध का जितने भी डॉक्ट्रिन है उनको फाइनलाइज किया गया। अब एक बार समझ लेते हैं महायान बुद्ध क्या है। पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में बुद्धिज्म में चेंजेस आए क्योंकि ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस ने कैश डोनेशन के इन्फ्लक्स थी। तो पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा क्या आने लगेंगे? चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। मॉन्क्स ने गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेप्ट किया और नॉन वेजिटेरियन फूड लिया और इलॉबरेट रॉब्स पहने, जिसे ऑस्टेरिटी में लैक्सिटी आई। तो बहुत सारी लग्जरी चीजें किसमें जुड़ना शुरू हो जाएंगी? बुद्धिज्म में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेडर्स आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया, बहुत तेजी से आना शुरू हो गया। कहां पे? बुद्धिज्म में। और एक महायान शुरू होता है। महायान जो शब्द है, अगर उसको आप देखो महायान को, तो उसको इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, महान है जो यान। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को महायान या ग्रेट व्हीकल कहा गया। जो पुराने बुद्धिज्म थे, बुद्धिज्म हीनयान या लेसर व्हीकल के रूप में जाना गया। जो पुराने लोग थे उन्हें कहा गया कि ये हीन है, हीनयान, इनके पास छोटा यान है और हमारे पास बड़ा यान है, महायान के रूप में इन्हें जाना शुरू किया। इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धिज्म के साथ स्टार्ट हुआ। बुद्धा के सिंबल्स को उनकी इमेजेस से रिप्लेस किया गया। भाई पहले जैसे बुद्ध के धर्म जो हीनयान है उसमें आपको देखने को मिलेगा लोटस सिंबल, वो किसको दर्शा रहा है? बुद्ध के धर्म को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पे एकदम प्रॉपर इमेज बनाई गई कि बुद्ध का क्या हो रहा है? धर्म हो रहा है। तो बुद्धा के जो सिंबल्स थे उनको, उनकी इमेज बनाना, उनकी मूर्ति बनाना कहां से शुरू होता है? महायान बुद्ध से शुरू हो जाता है। और महायान को किसका संरक्षण मिलेगा? कनिष्क का संरक्षण मिलेगा। मैं आपको बता रहा था कि इसी के समय तो क्या हुआ था? महायान की उत्पत्ति हो रही है। कनिष्क महायान स्कूल के ग्रेट पैट्रॉन थे, बहुत ज्यादा इन्होंने खुद ने भी क्या किया? उसका प्रचार प्रसार। उन्होंने कश्मीर में एक बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की जहां तीन पिटक जो थे बुद्धिज्म के बौद्ध साहित्य के संग्रह पर कमेंट्रीज कंपोज की गई। तो आप ध्यान रखना कि जो तीन पिटक हैं बुद्धिस्ट के, उन पे जो कमेंट्री लिखी गई है किसके समय लिखी गई है? कनिष्क के समय लिखी गई है। कनिष्क ने इन कमेंट्रीज को शीट ऑफ रेड कॉपर पर उत्कीर्ण करवाया और उन्हें एक स्टोन
पर क्या करवाया, इनक्लोज करवाया और उन पर स्तूप का निर्माण करवाया। तो इस तरीके से स्तूपों का निर्माण हुआ। ये वो कमेंट्रीज की शब्द हैं जो उत्कीर्ण किए गए किस पे, कॉपर, रेड कॉपर पर, और इसके ऊपर किसका निर्माण किया गया, स्तूपों का निर्माण किया गया है। कनिष्क ने बुद्धा की मेमोरी को स्थायी करने के लिए कई अन्य स्तूप भी क्या किए, सेटअप किए। तो ये इसीलिए किया गया था ताकि बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत तेजी से हो सके, इसलिए ये काम किया जा रहा था। गांधार और मथुरा कला विद्यालय दोनों स्कूल ऑफ आर्ट हैं, दोनों में आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कुषाण एम्पायर ने मैसन्स और आर्टिशियंस को एक साथ लाया, जिससे सेंट्रल एशिया, गांधार और मथुरा जैसे स्कूल ऑफ आर्ट का उदय होता है। तो मैंने आपको बताया था गांधार आर्ट में काफी ज्यादा इंफ्लुएंस आपको किसका देखने को मिलेगा, ग्रीक आर्ट का देखने को मिलेगा। गांधार आर्ट इसे ग्रेसियो रोमन स्टाइल में बुद्धा की इमेज बनी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह की प्रतिमा जिसमें बुद्ध के कर्ली हेयर्स, उनके जो कपड़े हैं, उनकी जो सलवट है, वो सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मथुरा आर्ट में इंडिजीनियस आर्ट को सेंटर था और ये रेड सैंडस्टोन से बनाई गई, जबकि जो गांधार आर्ट है उसमें आपको व्हाइट स्टोन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। मथुरा आर्ट ये है, मथुरा आर्ट ये कनिष्क की एक मूर्ति बनी है जिसका सर तो अब नहीं है, ये पत्थर से बनी हुई वो मूर्ति है, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई। हेडलेस इरेक्ट ऑफ कनिष्क मथुरा में फेमस है। मथुरा स्कूल अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा में फ्लरिश हुआ। तो ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का एक बड़ा ही विख्यात उदाहरण, ठीक है, कनिष्क की ये प्रतिमा। अगर बौद्ध कला के दक्षिणी केंद्र की अगर अपन बात करें तो ये बौद्ध कला आपको दिख रही है, 3 फेजेस में आपको देखने को मिल रही है। विंध्यास के दक्षिण में वंडरफुल बुद्धिस्ट केव्स जैसे महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्ट की गई इस समय में, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती बुद्धिस्ट आर्ट ग्रेट सेंटर बने। तो बुद्धिस्ट कला के सेंटर आपको विंध्यास के दक्षिण में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब दक्षिण भारत में भी बहुत तेजी से क्या हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था। अर्लिएस्ट पैनल्स ऑफ बौद्ध गया, सांची एंड भरूच में पाए जाते हैं और ये कब के, करीब 2nd सेंचुरी बीसी। तो पूरे भारत में आप देख रहे हो जो बुद्ध की जो कला है, बुद्ध से रिलेटेड जो कला है, बहुत तेजी से उसको क्या होने लगा, उसका फैलना शुरू हो गया। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स की अगर अपन बात करें उस समय किस तरह की भाषा थी और किस तरह की लिपि थी, अगर बात करें, कुषाण ने ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कॉइन्स और जो इंस्क्रिप्शन थे वो इशू किए। उन्होंने ग्रीक, प्राकृत और संस्कृत इन्फ्लुएंस प्राकृत और उनके आखिरी रूल में तक प्योर संस्कृत का उपयोग किया गया। तो संस्कृत को भी बहुत ज्यादा कुषाण लोगों ने क्या किया, संरक्षण दिया। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपको कौन सी भाषा में देखने को मिलते हैं, संस्कृत भाषा में भी आपको देखने को मिलते हैं। सेंट्रल एशियन प्रिंसेस ने संस्कृत लिटरेचर को क्या दिया, संरक्षण दिया। अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द काव्य स्टाइल जिसको कहा जाता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन पाया जाता है, जो कब का है, 150 एडी का है। मैं ये बता रहा था ग्रीक, जैसे हमने अभी देखा रुद्र दमन का वो जो संस्कृत अभी लेके उसकी यहाँ पे बात की जाए तो संस्कृत भाषा को भी बहुत ज्यादा क्या दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। और संरक्षण देना मजबूरी ये भी था कि बहुत सारी चीजें इनको जो हमारे खुद के टेक्स्ट है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, वो संस्कृत का ज्ञान इन्हें हासिल करना था। और वो हासिल कैसे किया जा सकता है, जब संस्कृत आपको आएगी तब हासिल वो किया जा सकता है। अश्वघोष को कुषाण का पैट्रोनेज मिला। उन्होंने बुद्ध की बायोग्राफी, बुद्ध चरित्र जिसे कहा जाता है, और संस्कृत काव्य जिसका नाम है सौंद्र रंदा, उसको क्या किया, कंपोज किया। किसने, अश्वघोष ने। तो आप देख रहे हो कुषाण लगातार क्या कर रहे हैं, संस्कृत को संरक्षण दे रहे हैं, संस्कृत को संरक्षण दे रहे हैं। महायान साहित्य, अब कनिष्क के टाइम पे महायान बुद्धिज्म, तो महायान बुद्धिज्म से संबंधित बहुत सारी चीजें उस समय लिखी जा रही हैं। महायान बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में आदवानास का कंपोजिशन किया गया। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है या उनकी जो टीचिंग्स है बुद्धिज्म की, उसको कौन सी कब, महायान बुद्धिज्म में जो हाइब्रिड संस्कृत है उसमें लिखा जाना शुरू हुआ। इंडियन थिएटर में जो कर्टेन है, कर्टेन की एंट्री ग्रीक इन्फ्लुएंस के तहत हुई। ये जो कर्टेन आपको देखने को मिल रहा है पीछे, इंडियन सिनेमा में भी आप देख रहे हो कि पर्दा ऊपर उठता है, पर्दा नीचे गिरता है। ये जो कर्टेन है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले भी लोग कौन थे, यही ग्रीक लोग थे, ठीक है। इसके अलावा सेक्युलर लिटरेचर एंड अर्बनिज्म, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और शहरीकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। भाई अगर कोई राज्य स्थापित हो रहा है तो धर्म की हमने बात करी, लेकिन
अर्बनाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, बाकी लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उसकी अगर अपन बात करें तो सेक्युलर लिटरेचर का बेस्ट एग्जांपल है कामसूत्रा। कामसूत्रा जो इसी समय में लिखी गई थी, 3rd सेंचुरी में लिखी गई थी। यह सिटी ब्रेड पर्सन या नगर के लाइफ को पिक्चर करता है जो थ्राइविंग अर्बनिज्म के पीरियड में रहा करता था। अगर उस किताब को पढ़ोगे तो उसमें यह पता लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति शहर में रह रहा है जहां पे चारों तरफ अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो किस तरीके से दिखता होगा, वो क्या क्या कार्य करता होगा, वो सारी चीज आपको उस किताब में देखने को मिलती हैं। अगर उस समय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आप बात करोगे तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि गोल्ड मिंटिंग यहाँ पे हो रही है, कॉइन मिंटिंग यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा इंडियन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ने ग्रीक कॉन्टेक्ट को क्या किया, बहुत ही लाभान्वित किया। तो भारत से ग्रीक लोगों ने बहुत सारी कैसी चीजें सीखी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की चीजें सीखी। ग्रीक कॉइन्स पंचमार्क कॉइन से ग्रेट इंप्रूवमेंट थे और इसमें आपको देखने को मिलेगा ड्रामा, द्रचम ड्रामा के रूप में जाना गया। इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स की बात करें, बहुत सारी थ्योरम जो संस्कृत में थी वो सारी कहां पे पहुंचना शुरू हो गई, ग्रीक वाले लोगों के पास पहुंचना शुरू हो गई। तकनीकी उन्नति भी इस समय भारत में हो रही है। किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि कुशाण हमारे यहाँ पे क्या लेके आए थे, हेलमेट लेके आने लगे, आर्मर लेके आने लगे, इस प्रकार के बूट्स आना शुरू हुए, तो लेदर शूज बनाने के जो प्रैक्टिस है वो भी इस समय शुरू हो जाती है। ग्लास मेकिंग में इस पीरियड में क्या हुई, इसको प्रोग्रेस होना शुरू हो गई और ग्लास प्रैक्टिस आप देखोगे फिर भारत में बहुत तेजी से हुई। हालांकि जो कलरफुल ग्लास थे वो हम लोग बाहर से मंगाया करते थे, नॉर्मल जो ग्लास था वो भारत में बनना शुरू हो गया था। अगर इस पूरे चैप्टर का आप निष्कर्ष निकालोगे कि ग्रीक जो रूलर्स थे, जो बाहर से आने वाले रूलर्स थे, उनके समय में भारत में क्या क्या हुआ, तो सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट ने पोस्ट मौर्य में कल्चर सिंथेसिस, सांस्कृतिक जो इनका हुआ संश्लेषण और इकोनॉमिक डायनेमिक्स, आर्थिक गतिशीलता की फाउंडेशन रखी। और इसके बाद आप देखोगे कि भारत में चाहे मथुरा आर्ट हो, चाहे गांधार आर्ट हो, अमरावती आर्ट हो, बहुत तेजी से इनको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। कुषाण का रोल पॉलिटिकल कंसोलिडेशन और कलात्मक संलयन तथा महायान बुद्धिस्ट के रूप में बहुत तेजी से जब उन्होंने स्प्रेड किया, तो ये किसकी भूमिका रही, कुषाण रूलर्स की भूमिका रही है। ये कि उन्होंने महायान जो बुद्धिज्म है उसको काफी प्रमोट किया। कुषाण ने क्या किया, गोल्ड कॉइन्स प्रमोट करना शुरू किए। तो ये था आज का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि चीजें नहीं सीखी होंगी, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब भी आप ये पूरा चैप्टर मेरी वीडियो देखते हैं, इसके बाद एक बार आर एस शर्मा सर की जो किताब है आपके पास, उसको जरूर पढ़ा करें, उस चैप्टर को एक बार पढ़ा करें, ताकि जो लाइन दर लाइन जो चीजें हैं एक फ्लो में आप उसको पढ़ सके और उससे आपकी पढ़ने की और लिखने की दोनों ही समझ क्या होगी, विकसित हो पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।